गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के 23 अप्रैल से फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं और इतने कम वक्त में इतना पूरे कोर्स का रिवीजन कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम कम वक्त में स्मार्ट स्टडी करके ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्रैश कोर्स का ये जर्नी हम सेक्शन 4 जो हमारा राइटिंग स्किल्स है वहाँ से शुरू करते हैं। सेक्शन 3 एक्चुअली ये प्रोज पोइट्री और उसके बाद में राइटिंग स्किल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। इसमें ए है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। देखिए बेटे, जो आपका क्वेश्चन 4 है इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स फॉर ईच। 16 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन है। 4 मार्क्स के आपके 4 सवाल हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस दिए। हर एक में से आपको कोई 3 में से कोई एक करना है। तो जो फर्स्ट वन है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, उसके ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके ऑप्शन में ग्रुप डिस्कशन। वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, इन तीनों में से आपको कोई एक करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप जब किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो लेटर लिखते हैं, उसमें आप आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशंस बताते हैं और वो साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं एडमिशन की, आपकी एबिलिटीज़ और आपका स्कोरिंग वगैरह बता के। तो वो जो लेटर होता है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और लेंदी भी होता है। ग्रुप डिस्कशंस में पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है, आपको उसको ग्रुप डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में एक्चुअली आपको कन्वर्ट करना होता है। और तो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे अच्छे से कमांड रखते हैं तो आप उसको कर सकते हैं बहुत ईजीली। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बहुत ही टफ़ लगती है और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना या नरेशन को चेंज करना आपके लिए एक मुश्किल काम है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वर्चुअल मैसेज है। वर्चुअल मैसेज में कन्वर्सेशन दिया होता है, उसको देख के आपको मैसेज कन्वर्ट करना होता है। यहाँ फिर से नरेशन का ही चेंज होता है, लेकिन फिर भी ये ग्रुप डिस्कशन से कंपैरेटिवली इजी होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हम ये वर्चुअल मैसेज कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, वर्चुअल मैसेज हम कैसे लिख सकते हैं और पूरे 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपकी बुक में 3.5 ड्राफ्टिंग है, वर्चुअल मैसेज है, आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए, वर्चुअल मैसेज लिखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपके मैसेज में इंक्लूड होना चाहिए। सबसे ऊपर आप डेट लिखते हैं, डेट के नीचे आप टाइम लिखते हैं, टाइम के नीचे आप जिसको मैसेज कर रहे हैं आप उसका नाम लिखते हैं। फिर नीचे बॉडी ऑफ़ द मैसेज लिखते हैं। बॉडी ऑफ़ द मैसेज, जो मैसेज आपको डालना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन उनको देना है, आप वो लिखते हैं। और साथ लास्ट में आप खुद का नाम या भेजने वाले का नाम, जो मैसेज, खुद का नाम मतलब जो मैसेज कर रहा है उसका नाम, जो कन्वर्सेशन दिया हो उसमें जो 2 लोगों की बात हो रही है और एक कौन किसको मैसेज करने वाला है, अकॉर्डिंगली आप वहाँ से नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर डेट लिखनी होती है, जिस डेट पे वो बात हो रही है। उसके नीचे आपको टाइम लिखना होता है। उसके नीचे आप जिसे मैसेज कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना होता है। उसके नीचे आपको वो मैसेज लिखना होता है और उसके नीचे भेजने वाले का नाम, ये लिखने वाले का, मैसेज लिखने वाले का नाम लिखना होता है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है वर्चुअल मैसेज करते हुए। सबसे पहले, वाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ द मैसेज द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन। आपको जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है, वही लिखना होता है। कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको उसमें लिखनी नहीं होती। नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड। आपको अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी नहीं होती। जो मैसेज दिया है आपको बस उसमें से ही लिखना होता है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड। आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और इसके लिए आपको क्या करना है, मैं शुरुआत से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये 2 टेंसेस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बाय हार्ट। आप उसको एकदम बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके देखिए। अगर ये 2 सेंटेंसेस पे आपकी कमांड अच्छी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, और साथ ही आपको सिंगुलर
सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। डेफिनेटली आप सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे तो उसका वो आप साथ में वो करेंगे ही, कहाँ इज़ लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ वॉज लगाना है, कहाँ वेर लगाना है, कहाँ हैव लगाना है, कहाँ हैज़ लगाना है और कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ एस नहीं लगाना है। इन बातों का आप ध्यान रखते हुए ये दोनों टेंसेस को अगर अच्छे से कमांड आप इस पे हासिल कर लेते हैं तो ग्रामेटिकली इंशाल्लाह आपके सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। सिर्फ इन दो टेंसेस की बेसिस पे आप आपका पेपर ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज्ड। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, डेफिनेटली मैसेज कोई और दे रहा है और आप किसी और को मैसेज वो दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच ही होगा। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इस तरह से करना है। आप अगर किसी को और को बताने जाएंगे कि मैम ने बताया था कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इस तरह से करना है, तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ऐसे करना है और आप किसी और को बता रहे हैं कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कैसे करना है, तो कैसे चेंज हुआ उसमें। मैं आपको बोल रही हूँ मैं बता रही हूँ, आप किसी को बोल रहे हैं मैम बता रहे हैं, मतलब मैं की जगह आपने मैम लिखा, यानी आई की जगह आपने मैम लिखा। तो डायरेक्ट से आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आई है वहाँ पे आप ही या शी अकॉर्डिंगली लिखेंगे, वी है तो आप उसको दे करेंगे अकॉर्डिंगली, और इधर से आप चेंज करेंगे कि वहाँ पे हिम लिखना है, हर लिखना है, अवर लिखना है, अवर है तो देयर लिखना है, वहाँ पे इस तरह से आप चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं करने होते, सिर्फ आपको जो स्टार्टिंग का आय होता है आपको उसको ही शी में चेंज करना होता है। ही शी, अगर आगे की लाइन में आपको नाम मिल रहा है तो नाम के अकॉर्डिंगली चेंज कर नाम लिखना होता है, वहाँ पे अकॉर्डिंगली भी वहाँ का कॉमा आप हटाते हो और वहाँ पे आप दैट लिखते हो जो सामने वाले बंदे ने कहा था, और आप उसको वो वो प्रेजेंट टेंस में तो आप उसको पास्ट टेंस में करते हैं और वो पास्ट टेंस में तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इस तरह से करना है, और आप किसी और को ये बोलेंगे कि मैम बता रहे थे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इस तरह से करना है। टेंस पास्ट हो गया, वो मैं बता रही हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है, आई एम टेलिंग यू। आप किसी को बोलेंगे मैम वॉज टेलिंग मी, तो ये प्रेजेंट पास्ट टेंस हो गया वो। तो आपको यही करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। आप पहले तो फर्स्ट पर्सन से आप सेकेंड पर्सन करेंगे उसको, और साथ में आप सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के बीच में तो बात हो ही रही है, आप थर्ड पर्सन करेंगे उसको। प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस करेंगे, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, सारे कॉमा वगैरह वहाँ से हटा देंगे आप, और बीच में आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। ही सेड दैट, शी सेड दैट, शी टोल्ड दैट, दे टोल्ड दैट। आप वहाँ पे जो सेड, टोल्ड, एक्सक्लेम्ड, आंसर्ड, क्वेश्चन, जो कुछ भी आप उसके बाद में दैट लगाएंगे, जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है इसका, द मैसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड विदाउट एनी एब्रीवेशंस। हमारी आदत होती है जब हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो बहुत सारे एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, जैसे ASAP, एज अर्ली एज पॉसिबल के लिए यूज़ करते हैं, OMG, ओ माई गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम डिफरेंट एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड मैसेज लिखने जा रहे हो, जब आप पेपर में मैसेज लिख रहे हो, तो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपको एब्रीवेशन का यूज़ नहीं करना है। आप इसका ध्यान रखेंगे। और एब्रीवेशन में एक चीज़ ये भी आती है कि जो एंड अगर आपको कहीं लिखना पड़ रहा है तो आप उसको एंड ही लिखेंगे। आप उसको सिम्बॉलिकली, जो एंड होता है जो आपके कीबोर्ड पे बना होता है और जो इस तरह से हम एंड लिखते हैं, आप वो एंड नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड इट। डेफिनेटली आप वो मैसेज को जब आप नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे उसके पहले आप वो पूरा मैसेज को चेक कर लेंगे कि आपने उसको सही लिखा है या नहीं लिखा है, उसका ग्रामर, उसका मैसेज, उसका जो कंपोजिशन है और उसकी जो अरेंजमेंट है वो सारा आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, ये आप उसको ज़रूर चेक करेंगे। बी फ्रेंडली एंड पोलाइटली, आप फ्रेंडली और पोलाइटली अंदाज में उसको लिखेंगे। किसी भी तरह का ऑर्डर वाला आप टेंस उसमें, सेंटेंस आप उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अवॉइड पन, एम्बिगेटी, विटिसिज्म इन शॉर्ट वर्ड्स दैट वुड क्रिएट कन्फ्यूजन और ए केओटिक सिचुएशन।
ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसा कोई भी इस तरह का सेंटेंस आप इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे एम्बिग्यूटी होती है या डबल मीनिंग निकलता है या कोई कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि इसका क्या मतलब है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट आपको उस तरह से फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट वही सीक्वेंस में आपको लिखना है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दी है 5.3 जो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, वहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है वहाँ पर ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल्स में डेट और टाइम नहीं लिखा है, लेकिन आपको डेट और टाइम भी साथ साथ लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसके तीनों लैंग्वेज में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में फिर से फॉर्मेट दे रही हूँ। आप अकॉर्डिंगली उसको समझ लीजिए और वैसे आपको लिखना है। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम आपकी बुक की, कैसे इन्होंने किया है इसको। पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, उसके लिए आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा पेपर में। एग्जाम्पल, यू रिसीव ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज़ नॉट एट होम. You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition class. So you leave a message for your mother. Write the message within 50 words using the information given below. Do not add new information. क्या क्वेश्चन दिया है कि आपको एक टेलीफोन कॉल आता है आपकी मदर के ऑफिस से, आपकी मम्मी घर पे नहीं है, उस वक्त फ़ोन आता है और आपके अपने वो फ़ोन करने वाले से, स्पीकर से आपकी क्या बात हुई है वो कन्वर्सेशन नीचे दिया है। लेकिन अभी आपको ट्यूशन जाना है, मतलब आपकी मम्मी जब घर आएंगी तो आप रहेंगे नहीं मम्मी को बताने के लिए कि क्या उन्होंने मैसेज दिया था, ऑफिस से फ़ोन आया था तो उन्होंने क्या बोला था। तो आपको उसको पेज पे लिख के जाना है। तो वो मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है कि आप किस तरह से मम्मी को मैसेज देंगे। वो जो स्पीकर से आपकी बात हुई, ऑफिस से जो फ़ोन आया है, वो मैसेज आप किस तरह से मम्मी को देंगे, क्या लिख के जाएंगे आप पेज पर। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम उसके लिए कन्वर्सेशन देखते हैं कि ऑफिस से क्या फ़ोन आया था, किस तरह से बात हुई थी। अंबुज, हेलो। अंबुज ने फ़ोन उठाया है और हेलो बोला। डेफिनेटली अगर सिर्फ हेलो लिखा है तो ये हम समझ ही जाते हैं कि जो जिसने फ़ोन रिसीव किया है, जिसने फ़ोन उठाया है, वो हेलो बोल रहा है। दो तरह से हो सकता है। एक बार ऐसे हो सकता है कि सिर्फ हेलो लिखा रहे तो आप डेफिनेटली ये समझ लेंगे कि फ़ोन रिसीव करने वाले, ये फ़ोन रिसीव करने वाला है। और अगर हेलो आई एम स्पीकिंग सो या फिर मैं आई स्पीक टू समवन, अगर इस तरह से कोई सेंटेंस उसके साथ में लिखा रहे तो आप ये समझ लेंगे उससे कि ये फ़ोन करने वाला, फ़ोन जिसने डायल किया है, जिसने कॉल की है, ये उसका नाम है या ये वो बात कर रहा है। तो अंबुज के सामने हेलो लिखा है, मतलब फ़ोन अंबुज ने रिसीव किया है और फ़ोन जिसने रिसीव किया है मैसेज उसको करना है। यानी कि मैसेज लिखने वाले का नाम जो लास्ट में हमने फॉर्मेट में देखे थे कि सेंडर का नाम सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा नाम आएगा, जिसने फ़ोन रिसीव किया था। बस फिर है मिस्टर रस्तोगी। फिर मिस्टर रस्तोगी बोल रहे हैं, हेलो मैं आई स्पीक टू मिसेस दीक्षित प्लीज़। उधर से मिस्टर रस्तोगी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मैं मिसेस दीक्षित से बात कर सकता हूँ। फ़ोन अंबुज ने रिसीव किया था, कॉल मिस्टर रस्तोगी ने किया था। तो हम जब मॉम को मैसेज लिखेंगे, अपने ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा है कि आपको मम्मी को मैसेज देना है, तो डेफिनेटली आप ऊपर मम्मी लिखेंगे, मॉम लिखेंगे, मम्मी, मम्मा, जो भी आप चाहते हैं, मुनासिब आपको जो भी लगता है। या फिर वहाँ पे मदर लिखा है तो खैर आप एग्जैक्टली मदर तो नहीं लिखेंगे, आप मॉम बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, आप वो लिखेंगे वहाँ पर। और उसके नीचे आप ये लिखेंगे कॉल किसने किया था। मैं जो ये बोल रहे हैं, मैं आई स्पीक टू मिसेस दीक्षित प्लीज़, जिसने कॉल किया था आप उसका नाम लिखेंगे कि उसने कॉल किया था। तो ये क्या बता रहे हैं मिस्टर रस्तोगी, हेलो मैं आई स्पीक टू मिसेस दीक्षित प्लीज़, आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। मिस्टर रस्तोगी कहते हैं कि क्या मैं मिसेस दीक्षित से बात कर सकता हूँ, मैं नरेश रस्तोगी बात कर रहा हूँ ऑफिस से। तो अंबुज जिसने फ़ोन रिसीव किया है वो कहता है मॉम इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, मम्मी अभी घर पे नहीं है। मिस्टर रस्तोगी कहते हैं मैम इज़ इन दैट केस कैन यू गिव हर ए मैसेज। तो वो जब घर पे नहीं है तो क्या आप मेरा एक मैसेज उन तक के पहुंचा सकते हैं, मिस्टर रस्तोगी पूछते हैं। इट इज़ अर्जेंट, ये बहुत अर्जेंट है। तो क्या मैसेज है वो, Please tell her that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her mail as soon as possible for the details.
क्या मैसेज इन्होंने दिया है कि आपकी मम्मी को ये कहना है कि जो मीटिंग थी वो रीशेड्यूल हो गई है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, वो मैसेज का मतलब क्या निकल रहा है, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, वो हमको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, मैसेज क्या है हमको उससे मतलब नहीं, बस हमको ये पता करना है कि मैसेज कहाँ से, मतलब मैसेज का मतलब क्या है हमको वो जानना। अगर हमको वो नहीं भी समझ में आ रहा है तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि कौन सी लाइन में कौन से सेंटेंसेस है जो कि मैसेज हैं। तो प्लीज़ टेल हर दैट, प्लीज़ टेल हर, आप प्लीज़ उन्हें कह दीजिए, टेल हर, से हर, इन्फॉर्म हर, हिम, जो भी है। और उसके बाद में दैट लिखा है, जो मैंने आपको अभी इसके पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप जो सेंटेंसेस जो मैसेज आप कन्वे करते हैं उसके पहले आप दैट लगाते हैं, तो दैट है। फिर दैट के बाद में जो पूरा मैसेज है, जो पूरी लाइन है, तो वही मैसेज होगा। द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रिशेड्यूल्ड। दैट के बाद से जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो आपका मैसेज है। मिस्टर रस्तोगी ने मैसेज दिया, द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रिशेड्यूल्ड, आस्क हर टू चेक हर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स। और यहाँ तक कि ये पूरा मैसेज है। फिर उसके बाद में प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर, आप उन्हें बताना भूलिएगा मत। तो मैसेज इतना हो गया। फिर अंबुज उसको कहता है, जो अंबुज जिसने फ़ोन रिसीव किया था, डोंट वरी आई विल टेल हर एज सुन एज शी रिटर्न्स। और लास्ट में डेट और टाइम लिखा 14 फरवरी 3:30 PM। तो अंबुज कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, वो जैसे ही घर पहुंचेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। एज सुन एज लिखा है, मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं उन्हें बता दूंगा। तो एज सुन एज को आपको ASA इस तरह से नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप कि कोई भी एब्रीवेशन आपको यूज़ नहीं करना है। एज सुन एज अगर यहाँ पे लिखने का काम पड़ता है तो आप एज सुन एज पूरा लिखेंगे। अभी मैसेज किस तरह से ड्राफ्ट हुआ, सबसे पहले तो मैसेज किसको करना है, मम्मी को। क्वेश्चन में पहले ही लिखा है, यू रिसीव ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस, मदर के ऑफिस से फ़ोन आया, मम्मी के लिए फ़ोन आया, मतलब मैसेज मम्मी को करना है। मम्मी को मैसेज करना है, किसने फ़ोन किया था आप क्या बताएंगे। सपोज़ मैं कॉलेज गई हूँ और घर पे फ़ोन आता है, मेरी बेबी फ़ोन रिसीव करती है, तो और वो मेरे आने के पहले वो पेज पे लिख के जाती है, तो वो क्या लिखेगी मुझे कि मम्मी फ़लाँ पर्सन का XYZ का फ़ोन आया था। मतलब सबसे पहला सेंटेंसेस क्या होगा कि जो जिसका भी फ़ोन आया था उसने अब फ़ोन किया था, पहला सेंटेंस यही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, किसने फ़ोन किया था, मिस्टर रस्तोगी ने फ़ोन किया था। मिस्टर रस्तोगी ने फ़ोन किया था, कहाँ से फ़ोन किया था, फ्रॉम द ऑफिस। क्वेश्चन में लिखा फ्रॉम द ऑफिस, तो पहला सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप। कॉल्ड अप या रैंग्ड अप, जो रिंग का पास्ट टेंस RANGED, रैंग, कॉल्ड अप या रैंग अप आप ये लिखेंगे। इतना सेंटेंस तो आपको कॉमन रहने वाला है, कोई भी कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आपका चेंज नहीं होगा। किसने फ़ोन किया वो, और उसके बाद में कॉल्ड अप, किसने फ़ोन किया उसका नाम, फिर फ्रॉम द उसने कहाँ से फ़ोन किया वो, और उसके बाद में कॉल्ड अप, ये टू से, ये कहने के लिए। इतनी चीज़ें आपकी कॉमन रहने वाली है। मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से, यहाँ से आपको सिर्फ मिस्टर रस्तोगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज करना है और ऑफिस वर्ड चेंज करना है। आप ये दो को अंडरलाइन कीजिए। मिस्टर रस्तोगी की जगह क्वेश्चन में जो भी बंदे का नाम होगा जिसने कॉल किया था आप उसका नाम लिखेंगे, और ऑफिस की जगह उसने जहाँ से फ़ोन किया था आप वो नाम लिखेंगे। बाकी वो सेंटेंस पूरा सेम ही रहेगा। मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट तो आपको लगाना ही है। अभी मैसेज कहाँ था, हमने यहीं देखे थे, प्लीज़ टेल हर, यानी उनको बता दीजिए, तो यही मैसेज दे रहा था। द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रिशेड्यूल्ड, ये तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ये जैसा का वैसा सेंटेंस आपको लिखना है। उसके बाद में आस्क हर टू चेक हर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स। मिस्टर रस्तोगी ने कहा था कि आपकी मम्मा को बता दो कि वो अपना मेल जल्दी से जल्दी चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो कि ही वॉन्ट्स, आप ही वॉन्ट्स भी वर्ड आपके कॉमन ही रहने वाला है। आप कोई दूसरा मैसेज ड्राफ्ट करेंगे तो वो भी आपका कॉमन ही रहने वाला है। तो आप वहाँ पे लिखो ही वॉन्ट्स you to check your mail as soon as possible
यहाँ आपको क्या चेंज करना है, आस्क हर टू चेक हर मेल एज सुन एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स में आस्क हर की जगह आप लगाएंगे ही वॉन्ट्स, आस्क हर की जगह आप लगाएंगे ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो मम्मी से, टू चेक हर की जगह आप योर लगाएंगे, वो मम्मा को मैसेज देने के लिए वो बंदे ने कहा था कि से टू हर आस्क हर, तो अभी आप मम्मा को डायरेक्ट बोल रहे हैं तो आप अभी हर नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आप योर लिखेंगे। तो ही वॉन्ट्स टू चेक योर मेल एज सुन एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स, ये बिल्कुल जैसे का वैसा रहेगा, आगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। साथ ही उसने क्या कहा था, इट इज़ अर्जेंट, उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था इट इज़ अर्जेंट, तो आप वहाँ पे लिख देंगे साथ में ही सेड इट वॉज अर्जेंट, क्योंकि आपको उसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। लास्ट में मैसेज किसने किया है, अंबुज ने किया। फ़ोन किसने रिसीव किया था, अंबुज ने फ़ोन रिसीव किया था, मतलब अंबुज मैसेज कर रहा है, इसलिए लास्ट में उसका नाम आएगा, वहाँ पे अंबुज आएगा। यहाँ पे उन्होंने डेट और टाइम नहीं लिखा है, आपको सबसे ऊपर डेट लिखना है, 14 फरवरी यहाँ पे डेट मेंशन भी है, उसके नीचे 3:30 PM आपको टाइम लिखना है, फिर उसके नीचे मॉम और ये पूरा मैसेज आपको लिखना है। एक बार फिर से रीड कर रही हूँ। मॉम को मैसेज किया गया है, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रिशेड्यूल्ड, ही वांट्स यू टू चेक योर मेल एज सुन एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स, ही सेड इट वाज अर्जेंट। और लास्ट में अंबुज, क्योंकि कॉल अंबुज ने रिसीव किया था। अभी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कन्वर्सेशन दिया है और इससे हमको मैसेज ड्राफ्ट करना है। कन्वर्सेशन है, राकेश, हेलो मैं आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जब हेलो के साथ में मैं आई स्पीक टू या आई एम स्पीकिंग इस तरह से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फ़ोन डायल करने वाला या कॉल करने वाला बंदा बात कर रहा है। तो ये जो नाम लिखा है, ये जिसके सामने ये सेंटेंस लिखा था, ये जो नाम लिखा है, आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे कि इसका फ़ोन आया था, यहाँ से आप सेंटेंस शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे राकेश के सामने लिखा है हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार, तो आप लिखेंगे राकेश कॉल्ड फ्रॉम, आगे पता चलेगा कहाँ से उसने फ़ोन किया था, कॉल्ड अप फ्रॉम, वो जो ऑफिस हमने इसके पहले क्वेश्चन में लिखे थे, तो ऑफिस हटा के जहाँ से भी ये बात कर रहा होगा आप वो लिखेंगे टू से। ये सेंटेंस आपका पूरा बन गया। सिर्फ आपने राकेश हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार इतना ही आपने अभी पढ़ा है, तो आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया आंसर में। इधर से मिसेस सरकार ने फ़ोन उठाया, ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू अटेंड द ओपीडी। मिसेस सरकार, राकेश की मिसेस सरकार से बात हो रही है, यानी कि फ़ोन मिसेस सरकार ने रिसीव किया है। फ़ोन करने वाला, मैसेज जो ड्राफ्ट करने वाला है वो कौन रहेगा, मिसेस सरकार। यानी सबसे लास्ट में जो आपका मैसेज ख़त्म हो गया, जो लास्ट में नाम लिखना है, दो ही जगह आपको सैल्यूट लिखना है, तीन जगह आपको नाम लिखना है, एक सबसे ऊपर आपको नाम लिखना है और सबसे नीचे नाम लिखना है। इस तरह से ये दो नाम तो आपको सिग्निफिकेंटली लिखना है और बीच में पैराग्राफ में आपको एक नाम लिखना है कि कॉल किसने किया था। तो जो सबसे लास्ट में जो नाम आएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मिसेस सरकार। मिसेस सरकार, जो मिसेस सरकार का आप कोई XYZ नाम भी दे सकते हैं, नीता, अनीता, सुनीता, निशा, हिना वगैरह, आप कोई भी नाम भी वहाँ पे दे सकते हैं। मिसेस सरकार, ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू अटेंड द ओपीडी, मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग। मिसेस सरकार बोलती हैं, फ़ोन उन्होंने रिसीव किया है कि वो तो हॉस्पिटल जा चुके हैं, आप कौन बोल रहे हैं। तो राकेश कहता है, यस आई एम राकेश सूद, मैं राकेश सूद बात कर रहा हूँ। माई वाइफ हैज़ बीन हैविंग ए सीवियर हेडेक सिंस यस्टरडे, मैं राकेश सूद बात कर रहा हूँ। अभी वो मैसेज देता है क्या, माई वाइफ हैज़ बीन हैविंग ए सीवियर हेडेक सिंस यस्टरडे, मेरी वाइफ को कल से बहुत ज़्यादा हेडेक है। सिंस दिस मॉर्निंग शी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए हाई टेम्परेचर, आज सुबह से उनको बहुत बुखार भी हो गया है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ द डॉक्टर कुड कम ओवर टू आवर प्लेस टू एग्ज़ामिन हर, मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर डॉक्टर वहाँ आकर उन्हें एग्ज़ामिन कर लेते हैं। तो ये मैसेज हो गया। जो राकेश की लाइन में यहाँ पे 3 लाइन जो लिखी है, माई वाइफ से लेके टू एग्ज़ामिन हर तक के, ये मैसेज हो गया और यही हमारे आंसर का मेन पार्ट होगा।
मिसेस सरकार कहती है ऑफ कोर्स प्लीज़ लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस, कि हाँ मैं बता दूंगी, आप आपका एड्रेस बता दीजिए। तो राकेश कहता है इट इज़ B49 न्यू कॉलोनी, इट इज़ B49 न्यू कॉलोनी। राकेश ने क्या बताया, इट इज़ B49 न्यू कॉलोनी, यानी कि राकेश ने B49 न्यू कॉलोनी से फ़ोन किया था। तो आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, मिस्टर राकेश कॉल्ड अप फ्रॉम B49 न्यू कॉलोनी टू से, जो ऑफिस हमने इसके पहले वाले आंसर में लिखा था, अभी वो ऑफिस हटा के आप B49 न्यू कॉलोनी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन है, मिसेस सरकार आई विल गिव हिम योर मैसेज एज सुन एज ही रिटर्न्स, मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी जैसे ही वो पहुंचते हैं। राकेश थैंक यू कहता है। अभी मिसेस सरकार को भी स्कूल जाना है, मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर द स्कूल वेयर शी टीचेस, सो शी रॉट ए मैसेज फॉर हर हस्बैंड, ड्राफ्ट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मिसेस सरकार को भी स्कूल जाना है, मतलब उनके हस्बैंड घर पे आएंगे तब तक मिसेस सरकार नहीं रहने वाले, इसलिए वो मैसेज लिख के जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो वो मैसेज उन्होंने क्या मैसेज लिखा है, हम मतलब क्या मैसेज लिखेंगे मिसेस सरकार की तरफ से वो देखते हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, 23 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, आप वही डेट वहाँ पे लिखेंगे 23/4/2021। उसके नीचे आप टाइम लिखेंगे 11 AM आप लिख दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में उसका कॉल आया था। उसके बाद में कॉल किसके लिए आया था, क्या कहा था राकेश ने, हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार, क्या मैं डॉक्टर सरकार से बात कर सकता हूँ, यानी मैसेज किसको देना है, डॉक्टर सरकार को। तो आप वहाँ पे डॉक्टर सरकार लिखेंगे। फिर उसके बाद में पहला वाला सेंटेंस हमारा कॉमन जो हमने इसके पहले ही डिस्कस किए थे, कि जिसका कॉल आया था आप उसका नाम, फ्रॉम जहाँ से उसने फ़ोन किया था वो जगह का नाम, कॉल्ड अप टू से, इतना आपको कॉमनली लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मिस्टर राकेश सूद फ्रॉम B49 न्यू कॉलोनी कॉल्ड अप दिस मॉर्निंग टू से। दिस मॉर्निंग आपके आंसर को और ज़्यादा रिच बनाने के लिए लिखा गया है, आप वो लिखे तो भी अच्छी बात है, अगर आप वो नहीं लिखे तो कोई मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। क्या मैसेज उसने दिया था, माई वाइफ हैव्स बीन हैविंग ए सीवियर हेडेक सिंस यस्टरडे, माई की जगह आपको हिज लिखना है। उसने बताया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है यस्टरडे से, तो आप मेरी बीवी को हेडेक है, तो अभी वो लेडी अपने हस्बैंड को मैसेज दे रही, तो वो बताएंगी कि फ़लाँ बंदे का फ़ोन आया था और वो बता रहा था कि उसकी बीवी बीमार है, तो माई की जगह आप हिज लिखेंगे। बाकी कोई चेंज आपको नहीं करने, दैट हिज वाइफ हैज़ बीन हैविंग ए सीवियर हेडेक सिंस यस्टरडे, सिंस दिस मॉर्निंग शी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए हाई टेम्परेचर। अभी उसने खुद ही वो पहली बार उसने माई वाइफ कहा था, फिर उसने खुद ही उसको शी कहा है कि उसको आज से फीवर भी है, इसलिए वहाँ आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे कि वैसे सिंस दिस मॉर्निंग शी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए हाई टेम्परेचर लिख देंगे। उसके बाद में उसने क्या लिखा था, क्या कहा था, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ द डॉक्टर कुड एग्जामिन ओवर टू आर डॉक्टर कुड विजिट ओवर टू आर प्लेस टू एग्जामिन हर। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे ही वांट्स, मैंने पहले ही बताया ही वांट्स जैसे का वैसा लिखना है। ही वांट्स के बाद क्या लिखेंगे आप, क्या उसने कहा है, इफ़ द डॉक्टर कुड कम ओवर टू आर प्लेस टू एग्जामिन हर, तो वहाँ पे डॉक्टर की जगह आप यू लिखेंगे, क्योंकि उसने डॉक्टर को कहने के लिए कहा है, लेकिन ये तो अभी डॉक्टर से ही डायरेक्ट बात कर रही है। जैसे वहाँ पे मम्मी के लिए उसने ये बोला था कि आपकी मम्मी को मैसेज देना है, टेल योर मदर, और फिर आंसर में जो मैसेज ड्राफ्ट किया था वहाँ पे तो यू लिखा गया था, इसलिए यहाँ पे भी डॉक्टर की जगह यू लिखेंगे। और यू लिखने के बाद में इफ़ यू कुड कम ओवर लिखा है, वो बोल रहा है कि हमारे घर आ सकते हैं, तो आपको गो ओवर लिखना है, इफ़ यू कुड गो ओवर, अगर तुम वहाँ जा सकते हो, टू आर प्लेस टू एग्जामिन हर, टू आर प्लेस की जगह आपको देयर प्लेस लिखना है, टू देयर प्लेस टू एग्जामिन हर, इफ़ यू कुड गो ओवर टू देयर प्लेस टू एग्जामिन हर। ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल आपको लिखना है वहाँ पे साथ ही। और फिर लास्ट में किसने मैसेज किया था, ये मिसेस सरकार ने, तो मिसेस सरकार का आप कोई भी XYZ नाम, अनीता, हिना, शीना, शहला, सुनीता, और जो कुछ भी जो भी नाम आपको, सानिया, ये वो XYZ, आपको जो भी नाम समझ में आ रहा है आप वहाँ पे मिसेस सरकार का नाम अज्यूम करके आप वहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा आंसर कंप्लीट होगा। एक बार मैं फिर से पूरा आंसर पढ़ रही हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिए।
ऊपर डेट लिखिए 23/4/2021, उसके नीचे 11 AM। 23rd डेट तो हमने इसलिए लिखी है क्योंकि वहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं थी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डेट मेंशन थी 14 फरवरी, इसलिए आपको वो डेट वहाँ पे लिखना होगा। जहाँ पे जो क्वेश्चन में डेट मेंशन है आपको वहाँ पे वही डेट और वही टाइम लिखना है। और अगर डेट मेंशन नहीं है तो आप आपकी मर्ज़ी से कोई भी डेट लिख सकते हैं। ये तो मैंने याददाश्त के लिए, आपको याद रहने के लिए 23 अप्रैल वहाँ पे डेट लिखी है क्योंकि उसी दिन आप एग्ज़ाम देने वाले हो। और बाकी आप आपकी मर्ज़ी की कोई भी डेट लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में डेट नहीं लिखी है तो। और या क्वेश्चन में जो डेट लिखी है आपको वही डेट लिखना है। डॉक्टर सरकार को राकेश ने फ़ोन किया था डॉक्टर सरकार से बात करने के लिए, यानी कि डॉक्टर सरकार को मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? Mr. Rakesh Sood from B49 New Colony called up this morning to say that his wife, माई की जगह आपको his लिखना है, his wife has been having a severe headache since yesterday. Since this morning she has also developed a high temperature. ये आपको राकेश की जो लाइंस लिखी है वहाँ से जैसे कि वैसे लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करने सिवाय माई की जगह हिज करने के। नेक्स्ट ही वॉन्ट्स ये सेंटेंस ही वॉन्ट्स यू टू, इतना तो आपको कॉमनली लिखना ही है। आप मैसेज ड्राफ्ट करेंगे और जब आप मैसेज कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में ही वॉन्ट्स यू टू इतना आपको लिखना है। क्या था? गो ओवर, गो वहाँ पे उन्होंने कम लिखा है, राकेश ने कम लिखा है तो कम की जगह आपको गो करना है। ओवर देयर प्लेस आवर लिखा है, वहाँ पे गो टू, कम टू आर प्लेस टू एग्जामिन, तो आप कम गो टू ओवर देयर प्लेस टू एग्जामिन लिखेंगे। हिज वाइफ एज सुन एज पॉसिबल, टू एग्जामिन हर भी आप लिख सकते हो या फिर हिज वाइफ लिखे तो और भी रिच है और भी अच्छा है। एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट में मिसेस सरकार का अज्यूम्ड नेम निशा मैंने यहाँ लिखा है, आप आपकी चॉइस से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैसेज पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।